दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने देखा कि इमरजेंसी फंड क्या होता है, उसकी नेसेसिटी क्या है। ऑल्सो हमने उसके इंपॉर्टेंस के बारे में देखा। ऑल्सो हमने देखा कि लिक्विडिटी कितनी इंपॉर्टेंट होती है इमरजेंसी फंड के अंदर। शॉर्ट में अगर हम देखें देन दोस्तों इमरजेंसी फंड एक ऐसा प्रोविजन होता है जो अनफोर्सिन सडन इवेंट्स के लिए क्रिएट किया जाता है। क्योंकि दोस्तों सडन इवेंट्स में क्या हो जाता है कि ये आपके रेगुलर इनकम को इम्पैक्ट कर देता है, लेकिन इस टाइम पे रेगुलर एक्सपेंसेस तो कम नहीं होते, इसलिए इमरजेंसी फंड होना जरूरी होता है दोस्तों। सिमिलरली दोस्तों हमने इमरजेंसी फंड के इंपॉर्टेंस एंड लिक्विडिटी के बारे में देखा। दोस्तों अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है देन आप उसे देख सकते हो, उसकी लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कि इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए, उसे हम किस तरह से एक्यूमुलेट कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं एंड उसे कहाँ पे सेव करना चाहिए। ऑल्सो दोस्तों वीडियो के एंड में हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, वो है रिडम्पशन ऑफ द इमरजेंसी फंड। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों डिपेंडिंग अपॉन योर इनकम एंड एक्सपेंसेस, एक सही इमरजेंसी फंड की जो अमाउंट होती है वो आपके फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर डिपेंड होती है। दोस्तों एक सही थंब रूल क्या बताता है कि आपकी इमरजेंसी फंड की जो अमाउंट होती है वो आपके 3 to 6 मंथ के एक्सपेंसेस के अराउंड होनी चाहिए। आप इमरजेंसी फंड को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो, लॉन्ग टर्म इमरजेंसी फंड एंड शॉर्ट टर्म इमरजेंसी फंड। लॉन्ग टर्म इमरजेंसी फंड्स के बारे में अगर हम बात करेंगे देन आप लार्ज स्केल इमरजेंसीज के लिए उसको आप रख सकते हो, लाइक मेडिकल रिक्वायरमेंट्स, मेजर डिजास्टर्स एक्सेट्रा। एंड आप ऐसे लॉन्ग टर्म इमरजेंसी फंड्स को ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर सेव कर सकते हो जहां पे आपको हायर रिटर्न्स मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसे फंड्स को लिक्विडेट करने के लिए, विड्रॉ करने के लिए आपको ज़्यादा दिनों की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। शॉर्ट टर्म इमरजेंसी फंड्स के बारे में अगर हम बात करेंगे देन दोस्तों ये इमीडिएट कैश रिक्वायरमेंट्स के लिए सेव किए जाते हैं। दोस्तों आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर उसको सेव कर सकते हो जहाँ पे आपको हायर लिक्विडिटी एंड हायर एक्सेसिबिलिटी मिल सकती है, इवन अगर वहाँ पे रिटर्न्स कम है, क्योंकि यहाँ पे हमको लिक्विडिटी एंड एक्सेसिबिलिटी की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि दोस्तों ये हमारे लिए काफ़ी भी है जब तक हमारे लॉन्ग टर्म इमरजेंसी फंड्स की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है तब तक। उसके बाद दोस्तों हमारे लिए कितना इमरजेंसी फंड इंपॉर्टेंट है उसका कैलकुलेशन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इमरजेंसी फंड के कैलकुलेशन के बारे में। दोस्तों इमरजेंसी फंड का कैलकुलेशन करना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, इसमें कुछ स्टेप्स को आपको फॉलो करना होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके जो भी मंथली इनकम के सोर्सेस है उनको नोट डाउन करना है, जिसमें आपकी करंट सैलरी, आपका सेकेंडरी इनकम, उसके साथ साथ आपको मिलने वाला बोनस, आपका इन्वेस्टमेंट का इनकम, अगर आप रिटायर्ड हो चुके हो देन आपकी पेंशन, उसके साथ साथ आपके जो भी मिसलेनियस इनकम होंगे उन सभी को नोट डाउन करना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको आपके मंथली एक्सपेंसेस के बारे में पता करना है, जिसमें दोस्तों आपका रेंट, EMIs, यूटिलिटीज़, ग्रोसरीज एंड बाकी आपके जो भी मिसलेनियस एक्सपेंसेस रहेंगे उन सभी को कंसिडर करना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको आपके ट्रैवल के एक्सपेंसेस को भी ट्रैक करना है, जिसमें आप कितना फ्यूल खर्च कर रहे हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए कितने पैसे आपके लिए जा रहे हैं एक्सेट्रा। ऑल्सो दोस्तों डिपेंडेंट चीज़ों के लिए आपके जो भी एक्सपेंसेस रहने वाले हैं, जैसे कि स्कूल एंड कॉलेज की फीस, मेडिकल बिल्स, फैमिली सपोर्ट एक्सेट्रा, उन सभी को भी दोस्तों आपको नोट डाउन करना है। उसके साथ दोस्तों आपके जो भी अदर एक्सपेंसेस रहेंगे, लाइक जिम, OTT सर्विस, इंश्योरेंस प्रीमियम जो आप पे कर रहे हो, हॉलीडे एक्सपेंसेस, इन सभी को भी दोस्तों आपको नोट डाउन कर लेना है। एंड फाइनली दोस्तों आपको क्या करना है कि आपके मंथली एक्सपेंसेस, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, डिपेंडेंट चीज़ों के ऊपर आपके जो खर्चे हो रहे हैं एंड मंथली एक्सपेंसेस, इन सभी को आपको ऐड करना है एंड 6 से मल्टीप्लाई कर देना है दोस्तों। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपको आपके इमरजेंसी फंड का कैलकुलेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों अब तक हमने देखा कि इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए, उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो अभी हम देखने वाले हैं कि इमरजेंसी फंड को एक्यूमुलेट कैसे किया जा सकता है, उसको बिल्ड कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि इमरजेंसी फंड कभी भी ओवरनाइट बिल्ड नहीं होता है, रादर देन वो ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप बिल्ड होता है। उसके लिए दोस्तों आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है, जैसे कि सबसे पहली स्टेप है कि आपको आपके मंथली एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करना है। दोस्तों ट्राई करो कि जितने एक्सपेंसेस को आप कंट्रोल कर सकते हो उतने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करो, सो दैट आप इन्वेस्टमेंट के लिए सेव कर सकते हो। सेकेंड स्टेप है कि आपको नेक्स्ट 6 मंथ के लिए जितने कॉर्पस को सेव करने की जरूरत है उतने कॉर्पस का कैलकुलेशन आपको करना है। थर्ड स्टेप है दोस्तों कि आपको आपके मंथली सेविंग गोल्स को सेट करना है। इससे क्या हो जाएगा कि आपको सेविंग की भी हैबिट लग जाएगी और इसके साथ साथ आपको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP को भी शुरू कर देना है दोस्तों। फोर्थ स्टेप है एक्सेस एंड एडजस्ट कंट्रीब्यूशन। दोस्तों आपको मेक श्योर करना है कि आपको आपके मंथली सेविंग को आप चेक कर रहे हो, इवेल्युएट कर रहे हो एंड आप एडजस्ट भी कर रहे हो अगर आपको ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत है। दोस्तों एक बार इमरजेंसी फंड की अमाउंट फाइनलाइज हो गई, उसके बाद आपने उसको एक्वायर करना चालू कर दिया, देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाती है कि इमरजेंसी फंड कॉर्पस को कहाँ पे इन्वेस्ट कर देना है। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास है सेविंग बैंक अकाउंट। दोस्तों ये एक लॉजिकल ऑप्शन हो सकता है जहाँ पे हमको हायर लिक्विडिटी मिल सकती है क्राइसिस के टाइम पे। लेकिन दोस्तों कुछ लोगों को रेगुलर पैसों की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए पूरे कॉर्पस को सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि आप उसमें से कुछ हिस्सा इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, जहाँ पे आपको हायर लिक्विडिटी मिल सकती है विद द सिग्निफिकेंट रिटर्न्स देन द सेविंग अकाउंट, जैसे कि लिक्विड फंड्स। नेक्स्ट इज ओवरनाइट फंड्स। दोस्तों यहाँ पर भी लिक्विडिटी हमें मिल जाती है। ऑल्सो यहाँ पर सेविंग अकाउंट से ज़्यादा रिटर्न्स मिलने के पोटेंशियल्स भी होते हैं, लेकिन सेविंग अकाउंट से थोड़ी सी ज़्यादा रिस्क यहाँ पर होती है। या फिर हम डिसेंट रिटर्न्स के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द लिक्विडिटी फैक्टर।
तो आइडियली अगर हम देखें देन आप आपके इमरजेंसी फंड के कॉर्पस को डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, लाइक शॉर्ट टर्म रिकरिंग डिपॉजिट्स जिसको आरडीज बोला जाता है, सेविंग अकाउंट्स, ओवरनाइट फंड्स, लिक्विड फंड्स, मनी मेकिंग इंस्ट्रूमेंट्स एक्सेट्रा, जहां पर आप आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को चूज कर सकते हो। तो दोस्तों फाइनली हम बात करेंगे रिडम्पशन के बारे में। दोस्तों इमरजेंसी फंड को आपने जिस भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के अंदर इन्वेस्ट किया रहेगा, लाइक ओवरनाइट फंड्स, लिक्विड फंड्स, तो उसमें से जो भी यूनिट्स को आप विड्रॉ करोगे टू ऑब्टेन द रिटर्न्स, उसे रिडम्पशन कहा जाता है। दोस्तों इमरजेंसी फंड के अंदर जब लिक्विडिटी की बात आती है तो लिक्विड फंड्स हमको इंस्टेंट रिडम्पशन प्रोवाइड करते हैं अप टू 50,000 और 90% ऑफ इन्वेस्टेड अमाउंट, जो भी कम है पर डे पर स्कीम के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों किसी इन्वेस्टर का बैलेंस 50,000 है इन द लिक्विड फंड्स, देन वो 45,000 तक अपने पैसों को विड्रॉ कर सकता है, लेकिन उसको विड्रॉवल के लिए रिडम्पशन रिक्वेस्ट डालना जरूरी है। दोस्तों इंस्टेंट रिडम्पशन फैसिलिटी को यूज करने का ट्राई करो, जो आपको फंड के ऐप से या फिर वेबसाइट से मिल सकता है। तो दोस्तों इमरजेंसी फंड क्राइसिस के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो आपको प्रिपेयर रखता है फॉर द फाइनेंशियल सेटबैक्स। तो इसलिए आपको इमरजेंसी फंड को इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह देखना है, उसको आपको मेंटेन करना है। वो किसी भी तरह की पिगी बैंक नहीं है, इसलिए ट्राई करो कि आप उसको किसी भी इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस के लिए यूज नहीं करोगे। और एक लास्ट थिंग दोस्तों, अगर आपकी सैलरी बढ़ रही है, आपके घर में अगर मेंबर्स ऐड हो रहे हैं, देन मेक श्योर करो कि आप आपके इमरजेंसी फंड के अमाउंट को इंक्रीज करोगे टू मैच द न्यू सिचुएशन। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो उसको लाइक करो, शेयर करो एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।